बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डी मॉर्गन लॉज को जनरली प्रूव करने का तरीका सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ सेट लिखे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट है, ए सेट, बी सेट। ए और बी ओवरलैपिंग है और ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने अपने पास से एक एग्जांपल लिखी है। पहले हम इसी डी मॉर्गन लॉ को टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे ताकि हम उसको जनरली प्रूव करते हुए उसका रेफरेंस कोट कर सकें। तो हमारे पास जो डी मॉर्गन लॉ है दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। फर्स्ट वाला है, मैं पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करूंगा फिर सेकंड वाले को प्रूव करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, हम सारे का सारा सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यूनियन सेट बी आएगा 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यूनियन में क्या आएगा, सारे का सारा सेट ए, सारे का सारा सेट बी। हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारा जाएगा। 5 और 6 दोनों में है तो रिपीट नहीं होंगे बल्कि एक दफ़ा ही लिखे जाएंगे। इसी तरह से अब हम u माइनस ए फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल क्या है वो हमें गिवन दिया गया है 1 2 3 अप टू सोन 13 तक, फिर माइनस ए यूनियन बी 1 2 3 4 अप टू सोन 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 10 तक वाला सारा माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जो पहले वाला सेट बचता है उसके जो एलिमेंट हैं वो लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 11 12 13, ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक जा रहे हैं 13 तक, माइनस ए सेट हमारे पास गिवन दिया गया है 1 2 3 4 5 6। अब नेगेटिव में अगेन वही चीज़, क्या बचेगा हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। इसी तरह से अब हम b का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। b कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू, उसे हम लिखेंगे b कंप्लीमेंट u माइनस b दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू सोन 13 तक, माइनस b हमारे पास है जी 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव होगा तो b का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 निकल जाएगा, 11 12 13 आ जाएगा। क्लियर, ए कंप्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कंप्लीमेंट भी फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू, ए कंप्लीमेंट है 7 8 9 10 11 12 13, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 11 12 13। तो देखें स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 11 12 13 कॉमन आ रहा है, 11 12 13। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव इसलिए किया ताकि हम रेफरेंस कोट कर सकें। अब मैं इसी को जनरली प्रूव करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा यही डी मॉर्गन लॉ, हम इसको प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको हम जनरली प्रूव करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखें, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अब इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, एंड इन द मीन वाइल मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा राइट हैंड साइड इज आल्सो द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तब जाके ये इक्वल प्रूव होंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट हो ए बी सी और दूसरा सेट बी हो ए बी सी, तो मुझे पहले क्या प्रूव करना है, ए सबसेट है बी का, और फिर ये भी प्रूव करना है कि बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इसलिए दोनों इक्वल भी हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड
अब इन जनरल प्रूव कर रहे हैं तो मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं, लेट x be an arbitrary element which belongs to A union B होल कंप्लीमेंट। ठीक है, वो उससे बिलोंग करता है, उसमें है, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट में है। तो इसको मैं लिख सकता हूं implies that x belongs to A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। मैंने इसका एलिमेंट ले लिया। स्टूडेंट देखें, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट में से ये आ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की खातिर लिखा गया है। वो एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम इन जनरल प्रूव कर रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करते हुए कभी भी ये वाला टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं देंगे, आप सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन देंगे। और अब ये आपको समझाने के लिए है कि x अगर A यूनियन B होल कंप्लीमेंट में से है तो वो किस टाइप का होगा, इनमें से कोई एलिमेंट होगा आर्बिट्रेरी, वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है स्पेसिफिक केस में, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हमें यहाँ पे ना सेट A का पता है ना हमें सेट B के बारे में पता है कि वो क्या है। implies that अगर वो इससे बिलोंग करता है तो इसका मतलब है x does not belongs to A यूनियन B। अगर उनके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, उनके कंप्लीमेंट में है, तो A यूनियन B में नहीं होगा। देखें यहाँ पे 11, 12, 13 में से कोई एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं है। अगर कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब उनके यूनियन में नहीं होगा। अगर उनके यूनियन में भी नहीं है तो इट्स मीन x does not belongs to A, ना ही वो A में है, एंड x does not belongs to B। अब हम देख सकते हैं अगर वो यूनियन में नहीं है तो यूनियन में एक्चुअली कौन से एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे A और सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ B। अब यहाँ पे देखें अगर वो इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, ना ही वो A में है और ना ही वो B में है। A में भी वो एलिमेंट नहीं है, B में भी वो एलिमेंट नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगर वो A और B दोनों में नहीं है तो इसका मतलब है implies that x belongs to A का कंप्लीमेंट एंड x belongs to B का कंप्लीमेंट। अगर वो A और B दोनों में नहीं है, ना A में है ना B में है, तो A का कंप्लीमेंट देखें क्या है, उसमें से सारे का सारा A निकल चुका है। तो देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 11, 12, 13 उसमें है, A के कंप्लीमेंट में भी हो सकता है, और 11, 12, 13 B के कंप्लीमेंट में भी है। x belongs to A कंप्लीमेंट एंड x belongs to B कंप्लीमेंट। क्लियर? अगर वो उनके कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। implies that x belongs to A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। देखें A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, तो x उनसे भी बिलोंग करता है। तो हम चले कहाँ से थे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। अगर उनके होल कंप्लीमेंट में है तो हम पहुंच चुके हैं x बिलोंग्स टू A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं implies that, ये क्या प्रूव हो गया है कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये इसका सबसेट बन गया है। ठीक है, इक्वल नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, सबसेट बन गया। अब हम ये बात भी प्रूव करेंगे कि ये वाला जो है ये भी इसका सबसेट है। इसे मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है जो बना है ये हमारे पास नंबर 1 है, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से मैं एक एलिमेंट लूंगा, कोई भी एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैं एलिमेंट ले लेता हूँ y एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट इसे हम लिखेंगे कन्वर्सली लेट y is an arbitrary element which belongs to किससे बिलोंग करता है जी, A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं implies that y belongs to A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन
अगर वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में है 11, 12, 13 इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसका मतलब है वो ए के कम्प्लीमेंट में भी है और बी के कम्प्लीमेंट में भी है। देखें यहाँ पे वो ए के कम्प्लीमेंट में भी है और बी के कम्प्लीमेंट में भी है, तो हम आगे यही बात लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट वाई, अगर ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं y belongs to a complement and y belongs to b complement। अगर उनके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है कि a complement में भी है और b complement में भी है। implies that y does not belongs to a and y does not belongs to b। वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। आइए हम इसको चेक करते हैं। देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है कि A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट है, अगर वो उनके इंटरसेक्शन में है तो वो A कम्प्लीमेंट में भी है, B कम्प्लीमेंट में भी, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इसको। और इसी तरह से अगर वो A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं है। हम देखें यहाँ पे A में 11, 12, 13 ये वाले एलिमेंट्स है ना, तो ये यहाँ पे नहीं है, ना ही ये B में है, A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तो इसका मतलब है इनके यूनियन में भी नहीं होंगे। देखें यहाँ पे A यूनियन B में भी ये नहीं है। आइए लिखते हैं, implies that y does not belongs to A union B। अगर वो A में नहीं है, B में भी नहीं है, तो वो उनके यूनियन में भी नहीं होंगे, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सारे का सारा A होता है और सारे का सारा B होता है। अगर वो यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब है y किससे बिलोंग करते हैं, अगर वो यूनियन में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही है। अगर वो यूनियन में नहीं है तो वो इसके कंप्लीमेंट में है। आइए देखते हैं हम इसको। देखें, अगर वो यूनियन में नहीं है तो इसके कम्प्लीमेंट में मौजूद है, यस बिल्कुल मौजूद हैं, तो यही बात हमने वहां पे लिखी है। आइए, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया है हमारे पास, यहाँ पे प्रूव ये हो गया है कि ए यूनियन बी, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, इसे हम 2 कह लेते हैं। इसको हमने 1 कहा है, इसको हम 2 कह लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों क्या है एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए हमारे पास ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट सबसेट प्रूव हो गया है ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट से। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब हम इसका सेकंड प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड डी मॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब हम इसको प्रूव करेंगे सेम उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी के साथ 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं हमने वो लिखने होते हैं। तो देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 5 और 6 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 5 6 आ गया। इसी तरह से अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो हम फाइंड कर चुके हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 13 तक, माइनस ये आ जाएगा 5 6। जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सिर्फ 5 6 निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 निकल गया, 7 8 9 10 11 12 एंड 13। क्लियर? ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए,
यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है 13 तक जा रहा है। इसी तरह से माइनस हो जाएगा ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जब माइनस होगा तो कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे 6 तक ख़त्म हो गए 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हमारे पास बाकी बच जाएगा। फर्स्ट वाले सेट में जो बच जाते हैं एलिमेंट हम वही वाला लिखते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सोन यूनिवर्सल सेट है 13 तक माइनस सेट बी है 5 6 7 8 9 10। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 जो कॉमन वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो बी का कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 निकल गया 11 12 13 ये बच जाएंगे। क्लियर। अब हमने दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो डेट विल बी इक्वल्स टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट क्या है 7 8 9 अप टू सोन 13 तक यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है 1 2 3 4 11 12 13। अब कम्प्लीमेंट में क्या यूनियन में क्या होता है, सारे का सारा सेट ए और सारे का सारा सेट बी आता है। तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 मिसिंग है 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और ये जो प्रूफ मैंने किया है टेबुलर मेथड में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अब हम एक्चुअल अपने प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, सेम उसी तरह से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे हम। लेट कर लेंगे कोई भी x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट such that implies that x belongs to a intersection b होल का कम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ से x बिलोंग कर रहा है, इनमें से एलिमेंट हो सकता है। और इनमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है 5 6 मिसिंग है वो नहीं हो सकता। इनमें जो एलिमेंट हैं वो ही हो सकते हैं, उनमें से कोई एक भी एलिमेंट हो सकता है। इन जनरल ना हमें a का पता है ना हमें b का पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट अगर वो इनके कम्प्लीमेंट से है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर वो कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो वो इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता। देखें यहाँ पे 5 6 नहीं है तो यहाँ पे 5 6 है, इसका मतलब है कि वो उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता। इम्प्लाइज दैट अगर वो इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता, इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा तो ना ही वो a में है और ना ही वो b में है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये बात समझने वाली है कि हमने यहाँ पे और का सिंबल क्यों यूज़ किया है। अब देखें हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले। अब अगर वो इसमें से बिलोंग करता है तो वो उसके इंटरसेक्शन में से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये वाले एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में हैं, इसमें वो नहीं है। अब 5 और 6 कहाँ कहाँ पे हैं, कॉमन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में है तो ये भी हैं और ये भी हैं। तो हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ना ही वो a में है या फिर b में भी नहीं है। अगर वो a या b में होता तो उसमें भी आ जाता, इसका मतलब है ना ही वो a में है। हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया, दोबारा इसको मैं समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने एक 11 एलिमेंट ले लिया या मैंने 12 ले लिया, एक एलिमेंट मैंने 12 ले लिया। 12 मेरा एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b होल के कम्प्लीमेंट से, बिल्कुल है यहाँ पे। इसका मतलब है वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं है। देखें यहाँ पे 12 नहीं है। अब अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं है तो वो a में भी नहीं है। देखें a में है नहीं, b में है नहीं। अब और का सिंबल हमने क्यों यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है कि अगर मैं 1 एलिमेंट ले लूँ तो वो तो a में हो सकता है, पॉसिबिलिटी। और जब हो तो या की कंडीशन आ जाती है, या a में ना हो या वो b में ना हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा केस ऐसा है 12 वाला जो एलिमेंट है वो ना ही a में है ना ही b में है,
लेकिन अगर मैं एलिमेंट ले लेता 1 तो 1 देखें ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इसी तरह अगर मैं एलिमेंट 8 ले लेता, वो ए में नहीं है बी में है, तो ये और की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अगर वो ए और बी दोनों में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो किस में है, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। अगर वो a में भी नहीं है या b में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, मैं 11 की बात कर रहा हूँ, वो इन दोनों में अगर नहीं है तो किस में है, a के कंप्लीमेंट में है। देख लेते हैं जी, a के कंप्लीमेंट, यस 11 यहाँ पे है, या फिर b के कंप्लीमेंट में है, यस यहाँ पे है। अगर एलिमेंट मेरा होता 1 तो 1 देखें, 1 इसमें है, a में है, और का लफ्ज़ है तो पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि a के कंप्लीमेंट में नहीं, b के यस यहाँ पे है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमने इसीलिए यूज़ किया है। ठीक है, x बिलोंग्स टू a का कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b का कंप्लीमेंट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। x जो है वो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या कौन सी बात प्रूव हो जाती है कि a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट यूनियन आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यूनियन आएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यूनियन आ जाएगा, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ये बात प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते थे 1। अब इसी तरह से हमने प्रूव करना है कि a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट। आइए हम उसको प्रूव करते हैं। कन्वर्सली चलते हैं जी, कन्वर्सली लेट y be an arbitrary element। अगर y आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, implies that y belongs to a complement union b complement। y जो है वो a complement union b complement से बिलोंग करता है। implies that अगर वो उनके यूनियन में है, देखें a complement union b complement, इनमें से कोई एलिमेंट है, implies that, तो वो क्या होगा, y belongs to a complement और y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। सेम इसी तरह से हम इसको ऊपर लेते जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ पे देख सकते हैं अगर वो इसमें है तो या तो वो a कंप्लीमेंट में होगा या b कंप्लीमेंट में होगा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि या तो अगर इस सारे में आ रहा है या तो वो इधर है या फिर इधर है। ठीक है, दोनों में नज़र आ रहा है हमें, या तो a कंप्लीमेंट में है या फिर b कंप्लीमेंट में है। इम्प्लाइज दैट अगर वो a कंप्लीमेंट या b कंप्लीमेंट में है, इसका मतलब है y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर वो a कंप्लीमेंट या b कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब है a या b में नहीं है, या का आ रहा है। ठीक है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन आप लोगों को कर चुका हूँ। अब अगर वो a या b में नहीं है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। आइए, अगर वो a या b में नहीं है तो इम्प्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। a या b में नहीं है तो उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। इम्प्लाइज दैट अगर वो उनके इंटरसेक्शन में नहीं है, सो y बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन में नहीं है तो किधर चला गया, वो उनके कंप्लीमेंट में चला गया। अगर वो उनके इंटरसेक्शन में नहीं है तो वो उनके कंप्लीमेंट में होगा। आइए हम इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें हमने बात ये की है कि वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। y जो है वो a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है। और का लफ्ज़ हमने यूज़ किया था, तो उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है तो मतलब उनके कंप्लीमेंट में होगा। ठीक है, हमने 11 सपोज किया था, देखें यहाँ पे इन दोनों में हमने कहा था नहीं है, फिर उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है लेकिन उसके a जो इंटरसेक्शन b है उसके कंप्लीमेंट में है। अब हमने यही बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है, आइए उसको कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई है कि a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट, और इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम 2 कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 1 और 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो गए हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बात प्रूव हो गई है, a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट
इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सेकंड डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। इसी पैटर्न को सामने रखते हुए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। आइए, जी स्टूडेंट, जिस तरह से हमने डी मॉर्गन लॉज को प्रूव किया है उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 3 सेट लिए हुए हैं, ए बी और सी 3 सेट हैं। मैं पहले टेबुलर फॉर्म में इसको प्रूव करूंगा, फिर आपको जनरल प्रूव करवाऊंगा। देखें, लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी हमें गिवन दिया गया है 3 4 5 6 7 8 9 एंड इंटरसेक्शन सी हमें गिवन दिया गया है 5 6 7 8 9 10 11। और इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज 5 6 7 8 9। ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ रहे हैं कॉमन वाले एलिमेंट। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमें गिवन दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड अब इसका इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज किसके साथ जी, यूनियन आएगा हमारे पास, ए का यूनियन आएगा बी इंटरसेक्शन सी से 5 6 7 8 9। जब हम यूनियन लेंगे सारे का सारा सेट ए, सारे का सारा सेट बी, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, 7 8 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फाइंड होगी। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए हमें गिवन दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड यूनियन बी हमें गिवन दिया गया है 3 4 5 6 7 8 9। अब इन दोनों का यूनियन क्या आएगा जी, ए यूनियन बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे का सारा सेट ए, सारे का सारा सेट बी, लेकिन जो कॉमन वाले हैं वो नहीं आएंगे। इसी तरह से ए यूनियन सी हम फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी, ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है जी 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यूनियन में क्या होता है, सारे का सारा सेट ए बी दोनों आते हैं, 4 5 6, फिर 5 और 6 कॉमन है, 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए यूनियन सी फाइंड हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या है, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, अब हम वो फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ये हमें गिवन दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इंटरसेक्शन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन है तो कॉमन वाला आएगा, कॉमन कहाँ तक है 9 तक है, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट हैंड साइड भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने इसको टेबुलर प्रूव किया है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए अपनी तरफ से 3 सेट लेके। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल प्रूफ पे। आइए स्टूडेंट, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस प्रूव किया है हम लेट कर लेते हैं। हमने प्रूव ये करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेट x be an arbitrary element
कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड से A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर वो A यूनियन B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करता है, इसका मतलब है वो A से और B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करता है, तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखें। अब हम ले रहे हैं ये वाली सेट, x इससे बिलोंग करता है, इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। वैसे यहाँ पे जब हम प्रूव करते हैं तो इन जनरल वो A और B हमें पता नहीं है कि कौन से सेट होते हैं और उनमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया हुआ है तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट है, मैं उसको 8 कह लेता हूँ, वो इससे बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब है 8 जो है वो या तो A से बिलोंग करेगा, A अब की तरह देखें A में 8 नहीं आ रहा, लेकिन या फिर वो B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करेगा, इसमें आ रहा है, इसलिए मैंने दरमियान में कौन सा सिंबल लगाया है, और का सिंबल लगाया है। समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, अगर वो A और B से बिलोंग करता है, इसका मतलब है इफ x बिलोंग्स टू A implies that if x belongs to A it must belong to A union B and A union C। अगर वो A से बिलोंग करता है, देखें अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से को, अगर वो A से बिलोंग करता है, यहाँ पे है कोई भी है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि वो एलिमेंट है जी, हम इससे ले रहे थे वो 3 है, ठीक है, या हम 2 ले लेते हैं, 2 एक एलिमेंट ले लेते हैं, 2 अगर इसमें है तो इसका मतलब है वो A में होगा या फिर इसके इंटरसेक्शन में होगा। देखें वो A में आ गया, अगर वो A में है इट मस्ट बिलोंग्स टू A यूनियन B, देखें यहाँ पे भी है, एंड A यूनियन C, उसको A यूनियन B में भी होना चाहिए और A यूनियन C में भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि X बिलोंग करता है, इसको मैं लिख सकता हूँ implies that X belongs to A यूनियन B, अगर दोनों में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा A यूनियन C। अगर वो A यूनियन B में भी है और A यूनियन C में भी है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। क्लियर है। अब पहली बात तो यहाँ से हमें x बिलोंग्स टू A से आ गई। अगर वो इससे बिलोंग करता है, B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करता है, तो हम इसको लिखेंगे आल्सो इफ x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। अगर वो B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करता है तो वो B से भी बिलोंग करेगा और C से भी बिलोंग करेगा। देखें हमने पहले एलिमेंट लिया था 7, अगर 7 इसमें है तो या तो A में होगा या B में होगा, तो देखें यहाँ पे सॉरी B इंटरसेक्शन C में होगा, तो देखें यहाँ पे है, अगर वो B इंटरसेक्शन C में है तो इसका मतलब है वो B में भी होगा और C में भी होगा, 7 दोनों में है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर वो B इंटरसेक्शन C में है देन B में भी होगा और C में भी होगा। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B implies that X belongs to A union B and X belongs to A union C। अगर वो B में भी है और C में भी है तो इसका मतलब है वो A यूनियन B में भी है और A यूनियन C में भी है, implies that X belongs to A union B intersection A union C। अगर वो इन दोनों में है, B और C में है, इसका मतलब है B का यूनियन A के साथ लें और C का यूनियन A के साथ लें, तो दोनों में चला गया, A यूनियन B में भी और A यूनियन C में भी। यूनियन में सारे का सारा A होता है और सारे का सारा B होता है, इसी तरह A यूनियन C जब हम लेंगे तो सारे का सारा A आएगा और सारे का सारा C आएगा, तो उसमें चला जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें भी है इसमें भी है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया, तो यहाँ से ये बात हमारे प्रूव हो गई कि X अगर A में हो तब भी इसमें आ रहा है और अगर B इंटरसेक्शन C में हो तब भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 A जो हमने स्टार लिया था यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हमने एक साइड को सबसेट प्रूव कर दिया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का। अब इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी पड़ेगी कि वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। तो आइए हम उसको प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी साइड प्रूव करने लगे हैं। सपोज दैट कन्वर्सली हम करते हैं, कन्वर्सली suppose that y
be an arbitrary element such that implies y belongs to A union B intersection A union C। ठीक है, दूसरी साइड हमने ले ली, राइट हैंड साइड ले ली। अगर वो y A यूनियन B से बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन A यूनियन C से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे दो केसेस होंगे। हम लिख लेते हैं देयर आर टू केसेस। क्या क्या केसेस होंगे? अब A यूनियन B में है तो इसका मतलब है A में होगा B या B में होगा। ठीक है, यूनियन में आ रहा है, A में भी आ सकता है, B में भी आ सकता है। इसी तरह A यूनियन C में है तो A में भी आ सकता है, B में। मैं पहले A को कंसीडर करता हूँ। दो केसेस हैं कि Y जो है वो A से बिलोंग करेगा या फिर Y जो है वो A से बिलोंग नहीं करेगा। अगर A से बिलोंग कर रहा है तब भी वो A यूनियन B में आएगा। अगर वो A से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा कि B से बिलोंग कर रहा है तब भी वो A यूनियन B में आ जाएगा। इसी तरह A से बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन C में आएगा, और अगर वो A से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कि C से बिलोंग कर रहा है तब भी वो A यूनियन C में आ जाएगा। तो इन फर्स्ट केस हम लिखेंगे यहाँ पे, इन फर्स्ट केस पहला केस क्या है? इफ y बिलोंग्स टू A, अगर वो A से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो A यूनियन B इंटरसेक्शन C से भी बिलोंग करेगा। देखिए मैंने आपको यही बात समझाई है, अगर वो A से है तो वो A यूनियन B में आएगा, अंडरस्टूड बात है। अगर A में नहीं है इसका मतलब B में है वो। ठीक है, इसी तरह अगर A में नहीं है तो C में है, अगर B में भी है C में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी है। इसका मतलब है इन फर्स्ट केस अगर वो A में है तो यूनियन जो है वो B इंटरसेक्शन C के साथ लें तो वो उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि यूनियन के केस में क्या होता है वो सारे का सारा आता है। अब इसी चीज को हम टेबुलर फॉर्म में चेक करते हैं जो हमने एग्जांपल लिखी थी। आइए देखें, मैंने बात की है, अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं कि y जो है वो इससे बिलोंग करता है, मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कोई भी एक एलिमेंट है। मैं यहाँ से 6 ले लेता हूँ, 6 लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दो केसेस हैं कि या तो वो A में होगा या A में नहीं होगा। 6 को देखें जी, या तो वो A में होगा या A में नहीं होगा, या मैं यहाँ पे एलिमेंट 8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 6 तो था वहाँ पे, लेकिन अब 8 के केस में क्या होगा? पहले हम ये देखते हैं कि जो A में है, 6 A में है तो इसका मतलब है ये A यूनियन B में भी होगा। देखें A यूनियन B में भी है और ये A यूनियन C में भी होगा। बिल्कुल ठीक है, बात यहाँ पे समझ आती है। अब मैं 7 एलिमेंट ले लेता हूँ या 8 लेता हूँ। अगर 8 है तो वो A में तो नहीं है, अगर वो A में नहीं है तो देखें B में भी है और C में भी है। इसका मतलब है B इंटरसेक्शन C में भी है, हमारे पास होगा B इंटरसेक्शन C में भी होगा। इसका मतलब है अगर 7 इधर है, मैं A के साथ इसका यूनियन लेता हूँ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो 7 उसमें भी आ जाएगा। अब तक मैंने ये बात कही है, क्लियर है? आइए दोबारा उधर मूव करते हैं। इन फर्स्ट केस y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये बात हमारी प्रूव हो गई। अब सेकंड केस, इन सेकंड केस इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू, आ जाएगा इन सेकंड केस इफ y does not belongs to A, it must belongs to B as well as C। यही बात हमने अभी प्रूव भी की है कि अगर वो A में नहीं है तो B में भी होगा और C में भी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं that is y belongs to B intersection C। ठीक है, अब y जो है ये हमें पता है कि y जो है ये बिलोंग करता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C से, सिंस y जो है ये इनके A यूनियन B इंटरसेक्शन C से भी बिलोंग करता है। सो इन आइदर केस, दोनों में से कोई भी केस ले लें, y जो है वो बिलोंग करता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C से। क्लियर है? इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं implies that y belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर इससे बिलोंग करेगा तो यहाँ पे ये हमारे पास इम्प्लाई, अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो ये किसको बिलोंग कर गया? y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C से। ये हमने राइट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड पे हम आ चुके हैं।
ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं 10। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। प्रूफ क्या हो गया है? 10 A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये इसका सबसेट प्रूव हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कह लें ये हमारे पास 1 है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है, और इसे हम कह लेते हैं ये हमारे पास 2 है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या प्रूव हो गया है जी? हमने जो स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास? A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। क्लियर स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना था। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।